हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम जनसंख्या नीति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या नीति होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जनसंख्या नीति एक प्रकार से सरकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, प्रकार व वितरण को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नियोजित, नियमित व नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जनसंख्या में जो तीव्र गति से वृद्धि होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया जाता है। तो परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार पैदा करना, न कि संयोग के अनुसार पैदा करना। तो परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के कुछ अपने उद्देश्य होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि परिवार नियोजन के माध्यम से लोगों के बीच छोटे परिवार की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। आपने बहुत सारे स्लोगन सुने भी होंगे। कुछ प्रमुख स्लोगन्स के बारे में मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, जैसे कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार और सुखी परिवार। इसके अलावा परिवार नियोजन का दूसरा उद्देश्य होता है कि संतानोत्पत्ति के बीच में अंतर, अर्थात जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों को जो पैदा होने में अंतराल का ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात एक निश्चित समयावधि के बाद ही दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए। तो इस प्रकार की टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए फैमिली प्लानिंग की जाती है। फैमिली प्लानिंग को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे कि निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम भारत में चलाए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि भारत दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने कि परिवार नियोजन को एक सरकारी नीति के रूप में अपनाया था, और 1952 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 1951 से 56 था, उसमें 65 लाख रुपए का प्रावधान जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया गया था। और इस योजना में एक रिदम प्रत्यागम अप्रोच को या रिदम प्रत्यागम की नीति को अपनाया गया था। इसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जिसका काल 1956 से 61 था, उसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए या परिवार नियोजन के लिए। और इस पंचवर्षीय योजना में क्लिनिकल दृष्टिकोण या क्लिनिकल अप्रोच को अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन केंद्र, अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया था। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका काल 1961 से 66 था, उसमें एक्सटेंशन अप्रोच को अपनाया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को एक नया स्वरूप दिया गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम कर दिया गया। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के व्यापक प्रसार को प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1969 से 74 था, उसमें परिवार नियोजन को उच्च प्राथमिकता दी गई। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्रत्यागम अपनाया गया था उसको हम कैफेटेरिया प्रत्यागम या कैफेटेरिया अप्रोच के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस कैफेटेरिया अप्रोच के अंतर्गत इस बात को सुनिश्चित किया गया कि परिवार नियोजन ऐच्छिक होता है तथा इसे स्वीकार करता गर्भ निरोधक की किसी विधि को चुन सकता था, इसीलिए इसको कैफेटेरिया प्रत्यागम कहा गया। इसके बाद जो 5th 5 ईयर प्लान था जिसका कि काल 1974 से लेकर 78 था, उसमें परिवार नियोजन को और अधिक विस्तृत रूप से लागू किया गया। और इस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को जन स्वास्थ्य, मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण आहार के साथ जोड़ दिया गया। और इसी योजना के अंतर्गत 1976 में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक दृढ़ और सुस्पष्ट नीति
लागू की गई थी, जिसको हम कैंप दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो कैंप दृष्टिकोण का आशय होता है कि लोगों को प्रलोभन देकर कैंपों में बंध्याकरण के लिए लाया जाता था। और आप जानते हैं कि वह जो दौर था वह आपातकाल का दौर था। तो उस आपातकाल के दौर में इस अप्रोच का बहुत दुरुपयोग हुआ। जो सरकारी मशीनरी थी, उस सरकारी मशीनरी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया ज़बरदस्ती बंध्याकरण के लिए। तो इसलिए इस नीति पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे और इससे कुछ अपने राजनीतिक परिणाम भी या राजनीतिक इसके कुछ परिणाम भी उस समय देखने को मिले थे। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की, जिसका काल 1980 से 85 था। उसमें यह बात कही गई कि जो नेट रिप्रोडक्शन रेट होता है उसको 1.67 जो कि 1978 में था उसको घटा करके 1 पर लाना 1995 तक। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है। तो बेसिकली नेट रिप्रोडक्शन रेट प्रति महिला लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित करता है और इसकी एक वैल्यू आती है। यदि NRR की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या स्थिर रहेगी, और यदि NRR की वैल्यू 1 से अधिक आती है तो इसका आशय है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, और यदि यह वैल्यू 1 से कम आती है तो यह जनसंख्या में कमी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जब 7th 5 ईयर प्लान लागू हुआ, जिसका कि काल 1985 से 1990 था, उसमें यह बात कही गई कि जन्म दर को घटा करके 27 प्रति हजार लाना है, और इसके अलावा जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है उसको घटा करके 1.66% लाने का प्रयास किया जाए। और उसके बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना एक प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि काल 1997 से 2000 है, उसमें जनसंख्या नीति से संबंधित या उसके दृष्टिकोण से संबंधित बहुत सारे परिवर्तन किए गए, और जो उसका दायरा था परिवार नियोजन का, जनसंख्या नियंत्रित करने के तरीकों का, उस दायरे में वृद्धि की गई। तो हम जानते हैं कि 1994 में मिस्र की राजधानी कायरो में एक समिट हुई थी, जिसको हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और 1995 में बीजिंग में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन आयोजित हुई थी। क्योंकि भारत इन दोनों संधियों में हस्ताक्षर करता है, इसलिए इसी संधि के तहत भारत ने 15 अक्टूबर 1997 को प्रजनन व बाल विकास कार्यक्रम अर्थात रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, जिसको हम शॉर्ट में RCH भी कहते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो परिवार नियोजन सेवाएं थी, उन सेवाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा गया। तो यह जो एक प्रकार का एक डायनेमिक शिफ्ट था पॉपुलेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, कि उसके दायरे को बढ़ा करके, परिवार नियोजन के दायरे को बढ़ा करके उसको प्रजनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जोड़ दिया गया। और इसी के क्रम में 2005 में RCH 2 की भी शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत विकेंद्रीकृत प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह छूट दी गई या अनुमति दी गई कि वो अपनी जो स्थानीय समस्याएं हैं या उन चैलेंजेस के अनुसार अपने हिसाब से जनसंख्या नीति का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 38,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की बात की गई थी, और जन्म दर को कम करके 21 प्रति हजार लाने की बात की गई थी। लेकिन यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रही। इसके बाद जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका काल 2007 से 2012 था, उसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 1,20,879 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी, और इसमें कुछ उद्देश्य रखे गए थे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था उसमें कुल प्रजनन दर अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको हम शॉर्ट में TFR कहते हैं, उसको 2.1 पर लाने की बात की गई थी। इसके अलावा इस योजना में मातृत्व मृत्यु दर अर्थात मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को 1 प्रति हजार लाने की बात की गई थी, और शिशु मृत्यु दर अर्थात इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जिसको हम IMR भी कहते हैं, उसको 28 प्रति हजार लाने की बात की गई।
और जो सबसे हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका काल 2012 से 17 था, उसके अंतर्गत भी बहुत आधारभूत निर्णय लिए गए जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो इसके अंतर्गत जो कुछ प्रमुख निर्णय हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो निर्णय लिया गया था वह था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास। और दूसरा इसके अंतर्गत जो इनिशिएटिव था वह सचल या मोबाइल चिकित्सा यूनिट में आवश्यक आपाती उपकरण व दवाइयों को उपलब्ध कराना था। और सभी शहरी मरीन बस्तियों को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के जरिए उपकेंद्रों व बाल विकास सेवा केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ने की बात की गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना में कुछ लक्ष्य रखे गए थे जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि TFR को 2.1 करने की बात की गई थी और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को MMR को 100 करने की बात की गई थी। इसके अलावा जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम करके 25 करने की बात की गई थी। और CSR जिसको हम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं उसको 950 करने के लिए बात की गई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए थे और उन उपायों का परिणाम क्या रहा। तो हम समझ सकते हैं कि भारत में अभी भी जो जनसंख्या की वृद्धि है वह अधिक है। तो हम इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि ये जो सभी योजनाएं थी, ये योजनाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सकी। और हम जब आगे की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये योजनाएं क्यों असफल रह गई। और इसके बाद हम जो लेक्चर लेंगे उसमें जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे TFR, MMR, IMR, CSR, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि ये सब रेट्स होते क्या हैं। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ और जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।